स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। जूनियर एडेड एग्जाम से संबंधित साइंस विषय को लेकर हम लोगों की बात हो रही थी। उसी के क्रम में आज जो हमारा चैप्टर है वह है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो हमारा पहला पॉइंट है पदार्थ। पदार्थ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी पदार्थ है क्या? तो पदार्थ वह है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी वर्गीकरण क्या है? वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर, यानी किसी चीज़ का वर्गीकरण कब कहलाएगा? जब हम उसके कुछ सामान्य लक्षण के हिसाब से उसको अलग अलग करें, तो यही क्रिया क्या कहलाएगी? वर्गीकरण कहलाएगी। तो पदार्थ का हम जब वर्गीकरण करते हैं तो पहला वर्गीकरण उसकी बाह्य संरचना के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण है वह है उसकी आंतरिक संरचना के आधार पर। तो उसकी बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण जो होता है उसको कहते हैं हम भौतिक वर्गीकरण। यानी पदार्थ का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो दो प्रकार से करेंगे, एक भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से। भौतिक रूप में क्या होगा? पदार्थ की बाह्य संरचना का हम वर्गीकरण करेंगे, और रासायनिक रूप से क्या होगा? पदार्थ की हम जो आंतरिक संरचना है उसका वर्गीकरण करेंगे। तो पदार्थ की भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। और दूसरा आता है आंतरिक संरचना के आधार पर। तो आंतरिक संरचना के आधार पर कौन सा वर्गीकरण होता है? रासायनिक वर्गीकरण होता है। इसके अंतर्गत पदार्थ को तत्व, मिश्रण और यौगिक में विभाजित कर सकते हैं। अब विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो पहला है पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। यानी कि पहला वर्गीकरण जो हमारा है वह है अवस्था के आधार पर। तो अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। अब इनके हम कुछ सामान्य इनके बारे में जान लेते हैं। तो ठोस जो होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव क्या होता है? आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। और गैस, इसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। यानी कि इसका ना कोई आकृति होती है ना कोई आकार होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। किसके केस में? गैस के केस में। तो अब पढ़ते हैं हम ठोस के बारे में। ठोस पदार्थों के कण या अणु बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यानी हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ठोस में क्या है? आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब ये क्यों निश्चित होते हैं? क्योंकि ठोस पदार्थ के जो अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण कण जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं और कण लगभग अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों ही क्या है? निश्चित है। अगला है द्रव। द्रव में क्या है? तो ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। यानी कि ठोस में तो अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन द्रव में क्या होता है कि उसकी अपेक्षा जो अणु है थोड़ा दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल कम पाया जाता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। यानी इनमें आकर्षण बल तो पाया जाता है लेकिन ठोस की तुलना में कम पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है? आपस में बंधे होते हैं। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है।
तो ये ध्यान दीजिएगा कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका जो आयतन है वह निश्चित होता है। यानी द्रव में क्या होता है, आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब अगला है गैस। गैस के बारे में हम जानते हैं, इनके कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। यानी इनके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इस कारण इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। और जब आकर्षण बल नहीं पाया जाएगा तो इनके कणों की ना आकृति निश्चित होती है और ना ही आकार निश्चित होता है। तो याद रखिएगा, ठोस में आकृति आयतन दोनों निश्चित, द्रव में क्या होता है, आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस में न तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अब दूसरी प्रकार से जो वर्गीकरण है वह है जल में घुलनशीलता के आधार पर। तो जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, विलेय और अविलेय। जो जल में घुल जाए वह विलेय है और जो जल में ना घुले वह अविलेय है। एक नोट पॉइंट है यहाँ कि नमक जल में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। यानी नमक क्या होता है, जल में तो घुल जाता है लेकिन मिट्टी के तेल में नमक नहीं घुलता है। तीसरा जो विभाजन है वह है जल की सापेक्ष भार के आधार पर। तो भार के आधार पर या तो पदार्थ हल्का होगा या भारी होगा, दो प्रकार से। जो जल में तैरती है वह क्या होती है, जल से हल्की होती है, और जो जल में डूब जाती है वह क्या होती है, जल से भारी होती है। नेक्स्ट है पारदर्शिता के आधार पर। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को जो तीन भागों में बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। पारदर्शी में क्या होता है कि वे पदार्थ जिनके आर पार देख सकते हैं। यानी कि पारदर्शी में क्या होता है कि हम उसके आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच और जल। अपारदर्शी में क्या होता है कि वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया। और अल्प पारदर्शी में क्या होता है, अल्प पारदर्शी में वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला या आंशिक रूप से देखा जा सकता है। तो जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच, तो ये क्या है, अल्प पारदर्शी है, जो धुंधला दिखाई दे या बहुत ही कम मात्रा में दिखाई दे जिनके आर पार। अगला विभाजन है कठोरता के आधार पर। तो मुलायम हो गया और कठोर, मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ। फिर अगला विभाजन है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, या तो चुंबकीय पदार्थ होंगे या अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकीय हैं, जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है वह अनुचुंबकीय हैं। अब पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। यानी पदार्थ बना किससे होता है, तो बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिन्हें किस नाम से जानते हैं, अणु या फिर परमाणु के नाम से। अणु क्या है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। तो याद रखिएगा, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है और अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी भी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। तो यह भी ध्यान रखने वाला है कि किसी भी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है परमाणु। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी अणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग अणु क्या है, अणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु में क्या है, परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अगला है परमाणु तथा अणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है अणु से छोटा हुआ परमाणु।
समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी भी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ के निर्माण की जो मौलिक इकाई है वह कौन सी है, तो वह है परमाणु। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।